ओके स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बेटा आज की क्लास में। तो जो आज की क्लास हमारी, इस क्लास में हम आरआरबी एएसएम मतलब असिस्टेंट स्टेशन मास्टर परीक्षा 4/4/2016 को कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एनटीपीसी की जो भर्ती है वो अगस्त में आएगी। यानी आप इसमें समझिए कि जो आपका आरआरबी है, आरआरबी का मतलब है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, जो आरआरबी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, ये प्रत्येक साल जैसे आपकी एसएससी की भर्ती आती है, इसी प्रकार अब रेलवे में हर साल भर्ती हो करेगी। ठीक है, तो पूरी एक साल में कौन कौन सी भर्ती रेलवे कराएगी उसका एक कैलेंडर जारी होगा, उनका एग्ज़ाम कब होगा, सब चीज़ें एसएससी की तर्ज पर होगी। ठीक है, तो आरआरबी अब जब नोटिस जारी करेगी, और आरआरबी ने एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी भी किया है जिसमें उसने बताया है कि एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की, टेक्नीशियन की और एनटीपीसी की, जिसको स्टेशन मास्टर बनना हो या टीटी बनना हो या रेलवे में क्लर्क बनना हो। ठीक है, और उसके बाद में आपका एनटीपीसी हो गया, और ग्रुप सी जिसे पहले ग्रुप डी के नाम से जानते थे, तो ये भर्ती इस साल आएगी। ठीक है, अभी रिसेंटली एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन चल रहे हैं, और टेक्नीशियन के 9,000 की वैकेंसी आ चुकी है। आप साइट पे जाकर देखो सरकारी रिजल्ट पे, जिसका पेपर आपका मार्च में होगा। ठीक है बेटा, तो एएलपी की डेट भी जारी कर दी है। इसका जो एग्ज़ाम है आपका जून में होगा। एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट जिसको रेल का ड्राइवर बनना है, उसके जो पेपर है वो कब होगा बेटा, जून में होगा। ठीक है, याद रखियो, जून से जुलाई में। ठीक है, तो चलिए शुरू करता जी क्लास को बेटा। एक बार मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊँगा, और स्पीड से पढ़ाने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराऊंगा आपके। और बेटा सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई फालतू की बात ना करे बिल्कुल भी। ठीक है, जो नए बालक है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, और आप सभी जो क्लास को देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, पेपर में आपके यही आओगे। ठीक है, याद रखियो। पहला क्वेश्चन है, भारत की समुद्र में नहीं गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी बेटा, यमुना है। तो यमुना नदी जो है समुद्र में नहीं गिरती है, और ये गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में बहती है यमुना के पैरेलल, और सॉरी गंगा के पैरेलल, और इलाहाबाद में जो है गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो यमुना नदी जो है बंदरपूंछ चोटी से निकलती है, याद रखना। यमुना नदी कहाँ से निकलती है बेटा, बंदरपूंछ चोटी से निकलती है। आपका जो बागपत ज़िला है, यानी जो हमारा बागपत ज़िला है, ये भी आपका यमुना नदी पर है, याद रखना। ठीक है, तो बागपत ज़िले को हरियाणा से जो अलग करती है वो यमुना नदी करती है। ठीक है, बागपत ज़िले को हरियाणा से अलग कौन सी नदी करती है, यमुना नदी करती है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पारा सामान्य तापक्रम पर, पारा सामान्य तापक्रम पर रूम टेम्परेचर पर पाया जाता है। पारा सामान्य तापक्रम पर पाया जाता है, इसका मतलब ये है, अगर आपसे पूछ ले, देखो पारा जो है लिक्विड है, लेकिन ये कहीं आता है धातु में आता है। पारा एक धातु है, न कि अधातु। पारा क्या है, पारा एक मेटल है, याद रखियो। ठीक है, तो पारा जो है सामान्य तापक्रम मतलब रूम टेम्परेचर मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। याद रखियो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पारा जो है ना, पारा पारा गर्म होता है आपका। पारा क्या होता है, गर्म होता है। और सिंबल क्या होता है इसका, एच जी। क्या होता है, सिंबल एच जी। ठीक है, एक बार फिर देखो, अगर आपसे पूछ ले कौन सी धातु रूम टेम्परेचर पर या कमरे के ताप पर या 4 डिग्री सेल्सियस पर पाया जाता है, तो आंसर आपका पारा होगा। ठीक है, यहीं पर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन है कि पानी का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा किस टेम्परेचर पर होता है, यानी पानी का जो आयतन है सबसे ज़्यादा किस टेम्परेचर पर होता है, या पानी किस टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा फैलता है, ये आपको बताना है। तो बेटा उसका आंसर है आपका 4 डिग्री सेल्सियस। क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस। यानी 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जो है पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पानी का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखना। ओके, चलो बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, याद रखना। ठीक है क्या होता है, सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, देखो बैंगनी जो रंग है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। इसका मतलब ये है कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, देखो तरंग दैर्घ्य कम होता है तो मतलब अपवर्तनांक इसका ज़्यादा होगा। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होती है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझो इस चीज़ को। ठीक है, बैंगनी जो रंग है इसकी तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य मतलब इंटेंसिटी,
इंटेंसिटी मतलब ये दूर से कम चमके। आई बात समझ में? ठीक है। इंटेंसिटी क्या होता है बेटा, सीधी सी भाषा में समझो कि बैंगनी कलर जो है दूर से कम चमकेगा। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा इंद्रधनुष, जो आपका इंद्रधनुष बनता है, याद रखो जो आपका इंद्रधनुष बनता है, तो इंद्रधनुष में जो सबसे नीचे का कलर होता है वो आपका बैंगनी कलर होता है। और क्यों होता है? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, लेकिन अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। अपवर्तनांक क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखना। ओके ओके। दूसरी बात, जो आपका लाल रंग होता है, जो आपका लाल रंग होता है, लाल रंग, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य क्या होती है बेटा? तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ठीक है, अपवर्तना क्या होता है? कम होता है। और यही कारण है कि लाल कलर जो है दूर से भी चमकता है। ठीक है, और लाल कलर दूर से चमकता है, इसीलिए रेलवे के सिग्नल, ट्रैफिक के सिग्नल रेड कलर के बनाए जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? देखो मैं दोबारा फिर बता रहा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैंगनी रंग है, अरे थम जा यार, जो बैंगनी रंग है इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? कम होती है। अगर तरंग दैर्घ्य कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक जो है ज़्यादा होगा। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है तो उसका अपवर्तनांक कम होता है। और यही कारण है कि जो बैंगनी कलर है ये इंद्रधनुष में नीचे होता है, जबकि लाल कलर ऊपर होता है। और लाल कलर की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण ही उसका प्रयोग जो है सिग्नल लाइट में किया जाता है। जैसे रेलवे के सिग्नल होते हैं, ठीक है, आपने लाल कलर की टॉर्च देखी हो जो बहुत दूर तक जाती है, वो दूर से चमकती है। जो छोटी छोटी टॉर्च नहीं, 50-60 रुपये का बहुत दूर तक जावे वह वाली। ठीक है, ट्रैफिक के सिग्नल भी लाल कलर के बनाए जाते हैं। ज़्यादातर लाइट भी आपकी जो है वाहनों की वो लाल सी कलर की होती है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप देखना। ओके चलो अगला, मुगल वंश बाबर द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, जो मुगल वंश था बेटा किसके द्वारा स्थापित किया गया? बाबर द्वारा। तो मुगल वंश बाबर द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, याद रखियो। अगर हम बात करें बाबर की, तो बाबर जो है फरगना का शासक था। बाबर कौन था? बाबर फरगना का शासक था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। बाबरनामा इसने अपनी आत्मकथा लिखी। कौन सी लिखी बेटा? बाबरनामा, बाबरनामा। ठीक है, ओके। 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इसने इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ जिसमें मेदिनी राय को हराया। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ जिसमें अफगानों को हराया। ठीक है, चलो अगला है बेटा, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। जो कांग्रेस थी इसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, याद रखियो। ओके, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने। किसने की थी बेटा? ए ओ ह्यूम ने। ठीक है, याद रखियो। तो ए ओ ह्यूम ने की थी। इस समय वायसराय कौन था? वायसराय कौन था बेटा? वायसराय, तो वायसराय आपका था डफरिन, लॉर्ड डफरिन, डफरिन। ठीक है, तो डफरिन इसका वायसराय था। ओके, एक बात और है, अगर आपसे पूछे कि पहले अध्यक्ष कौन थे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर आपसे पूछे कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे तो आंसर होगा जॉर्ज यूले। कौन होगा बेटा? जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। ठीक है, जॉर्ज यूले। ओके, बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कांग्रेस के। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा यहाँ पर, आगे बढ़ो। ईमेल की खोज शिवा अय्यादुराई ने की थी। किसने की थी? शिवा अय्यादुराई ने की थी। ईमेल की खोज शिवा अय्यादुराई ने की थी। ठीक है, ईमेल, ईमेल मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, याद रखना क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, चलो, तो ईमेल की खोज शिवा अय्यादुराई ने की थी। श्रवण मंदिर कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर है। जो श्रवण मंदिर है बेटा ये रावी नदी पर है, याद रखना। ठीक है, रावी नदी पर है। ठीक है, तो जो श्रवण मंदिर है ये रावी नदी पर है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण मंदिर को क्या कहा जाता है? हरमिंदर साहिब कहा जाता है, हरमिंदर साहिब कहा जाता है, हरमिंदर साहिब कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है श्रवण मंदिर। ठीक है बेटा, और
जब भिंडरवाले के आतंकवादी या भिंडरवाला स्वर्ण मंदिर में घुस गया था, इस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, ठीक है। तब इसको बचाने के लिए, किसको, स्वर्ण मंदिर को बचाने के लिए या हरमिंदर साहिब को बचाने के लिए ऑपरेशन कौन सा चला था, ब्लू स्टार। ऑपरेशन कौन सा चला था, ब्लू स्टार, OPERATION, ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था बेटा, याद रखियो, इंदिरा गांधी ने चलवाया था ब्लू स्टार, ठीक है। और ये ऑपरेशन ब्लू स्टार ही जो है इंदिरा गांधी की मौत का कारण बना था, याद रखियो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, चलो। रावी नदी, जो रावी नदी है, इस रावी नदी पर ही आपका हड़प्पा है। हड़प्पा, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है, ठीक है, याद रखना। तो हड़प्पा की खोज कब हुई थी बेटा, 1921 में की थी, किसने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। तो हड़प्पा स्थल किस नदी पर है, रावी नदी पर है, ठीक है। बहुत फैक्ट बता दिए मैंने यहाँ पर, ठीक है। देखो क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं कम फैक्ट बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज अगर मैं चाहूँ तो इस क्लास को 3 घंटे की बना सकूँ, ठीक है। तो स्वर्ण मंदिर जो है आपका पंजाब में है। पंजाब को 5 नदियों का राज्य कहा जाता है। पंजाब को पहले किस नाम से जानते थे, पेप्सू के, PEPSU, पेप्सू, याद रखियो। और ये पेप्सू जो है आपका, इसको लॉर्ड डलहौजी ने कब मिलाया था, अंग्रेजी साम्राज्य में 1849 में मिला था, याद रखियो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम को कब मिला था, सिक्किम को मिला था बेटा 1850 में। कब मिला था, 1850 में, ठीक है। सतारा को मिला था 1848 में, ठीक है। झांसी को मिला था 1854 में। 1854 में और क्या आया था, वुड डिस्पैच का घोषणा पत्र आया था, बहुत सारे काम हुए थे, ठीक है। चलो अगला है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था बेटा, भरतरथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, भरतरथ था, ठीक है। जो मौर्य वंश था, देखो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त ने, ठीक है बेटा। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, कोई दिक्कत, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को ही सैंड्रोकोटस कहा जाता है, सैंड्रोकोटस कहा जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा जाता है। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, इसे सैंड्रोकोटस कहा जाता है। किसने कहा था, विलियम जोन्स ने कहा था। प्रधानमंत्री कौन था, चाणक्य था, ठीक है। चलिए, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक भरतरथ था, ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, भरतरथ। जायकावाड़ी बांध गोदावरी नदी पर है, कौन सी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है जायकावाड़ी बांध, ठीक है। ये जो गोदावरी नदी है बेटा, ये तरियबंक की पहाड़ी से निकलती है, कहाँ से निकलती है, तरियबंक की पहाड़ी से निकलती है, नासिक से, ठीक है। इस गोदावरी नदी पर ही नासिक स्थित है। नासिक कौन सी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है, ठीक है। और क्वेश्चन बनता है आपका, जो गोदावरी नदी है इसे वरद गंगा कहते हैं, ये जरूर याद रखियो, वरद गंगा मतलब बूढ़ी गंगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि वरद गंगा कौन सी नदी है, तो गोदावरी है। या फिर प्रायद्वीप या भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो भी आपका आंसर गोदावरी होगा। प्रायद्वीप या भारत की जो गंगा है वो गोदावरी नदी है। वरद गंगा या बूढ़ी गंगा भी आपकी गोदावरी नदी है, ठीक है बेटा, याद रखियो। नासिक आपका गोदावरी नदी पर है। और गोदावरी नदी के तट पर क्या लगता है बेटा आपका, गोदावरी नदी के तट पर जो है आपका कुंभ का मेला लगता है, याद रखियो, ठीक है। चलो, अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी है, दक्षिण भारत की, देखो प्रायद्वीपीय भारत में और दक्षिण भारत में, यानी साउथ इंडियन में और पेनिसुलर इंडिया में फ़र्क होता है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब होता है कि मतलब प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप का मतलब होता है जो क्षेत्र 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी है कौन सी, गोदावरी है, ठीक है। जबकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपकी कावेरी है। एक बात और, कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। वरद गंगा गोदावरी है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी है, ठीक है, याद रखियो। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 से नीचे पीएच मान रहने पर पदार्थ अम्लीय होगा। अगर किसी चीज़ का पीएच मान 7 से कम हो जाता है तो वो पदार्थ अम्लीय बन जाता है, ठीक है। और 7 पीएच मान किसका होता है बेटा, पानी का। और जिस चीज़ का पीएच मान 7 होता है, जिस चीज़ का पीएच मान 7 होता है बेटा, वो न्यूट्रल होती है। क्या होती है, न्यूट्रल होती है, याद रखियो। तो 7 से नीचे पीएच मान रहने पर पदार्थ क्या बन जाएगा बेटा, अम्लीय यानी खट्टा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखियो।
और पानी का पीएच मान जो है 7 होता है, ठीक है। भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी। कहाँ हुई थी बेटा? उत्तराखंड में। तो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता है वो सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। किसे माना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को, ठीक है। माले, मालदीव देश की राजधानी है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले, ठीक है। युगांडा की राजधानी क्या है बेटा? कंपाला। युगांडा एक देश है, राजधानी कंपाला है। युगांडा की राजधानी क्या है बेटा? कंपाला है, और युगांडा एक देश का नाम है। औरंग नेशनल पार्क असम में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। औरंग नेशनल पार्क जो है वो असम में है, याद रखियो। मानस भी असम में ही है। और ये सफ़ेद गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गिद्ध, गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। चील के लिए प्रसिद्ध है, सफ़ेद चील। तो औरंग नेशनल पार्क जो है आपका असम में है। कहाँ पर है बेटा? असम में। औरंग नेशनल पार्क आपका असम में, याद रखियो, ठीक है। 1998 में पोखरण परीक्षण का नाम ऑपरेशन शक्ति था। 1998 में भारत ने जो पोखरण में अपना शक्ति परीक्षण किया था, ठीक है, एटम बम का, तो उसका परीक्षण का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। तो 1998 में पोखरण में परीक्षण का नाम ऑपरेशन शक्ति था। क्या नाम था बेटा? ऑपरेशन शक्ति। भारत में मीठे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? वुलर झील है। कौन सी है बेटा? वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में। भारत में मीठे और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्किम की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। जो सिक्किम है इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? 1975 में हुई थी। और आपको मैं बता दूं, सिक्किम पहले एक देश था, बाद में एक राज्य बना, ठीक है। क्या था? सिक्किम एक देश था और पहले राज्य बना। और भारतीय संविधान में इसको जो मतलब सिक्किम को एक राज्य के रूप में जो स्वीकार किया गया, तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। कौन से संशोधन द्वारा? 36वें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है बेटा, याद रखियो। कहाँ पर है? अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में, ओके। उसके बाद अगला 5 तारीख चौथा महीना 2016, पहला क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश कब बना था? 1987 में। और अरुणाचल प्रदेश से जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना से कौन सी रेखा अलग करती है बेटा? मैकमोहन रेखा। क्योंकि जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चाइना के बीच में है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य को चाइना से अलग कर देती है, ठीक है, याद रखियो, इम्पोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश से ही भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो क्या करती है? प्रवेश करती है। अगला है, आज़ाद हिंद सरकार का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बिल्कुल सही बात है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1897 में हुआ था। 23 जनवरी 1897। और 23 जनवरी को हम जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं बेटा? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, आगे देखो भाई। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज भी होगी, ठीक है। देखो बेटा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। देखो क्वेश्चन क्या है। जो सुभाष चंद्र बोस था, इसने जो है 1939 में, इसने 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। क्या करी थी बेटा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। अपनी पार्टी बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है कैप्टन मोहन सिंह ने करी थी। किसने करी थी बेटा? कैप्टन मोहन सिंह ने करी थी, याद रखियो। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने करी थी, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, चिकित्सा का प्रथम नोबेल पुरस्कार डिप्थीरिया बीमारी के टीके की खोज के लिए दिया गया था। बड़ा अच्छा सवाल है भाई, तो देखो कितना टॉप सवाल लगा। मेडिकल के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार डिप्थीरिया जो बीमारी है इसके टीके की खोज के लिए दिया गया था।
आपको मैं बता दूँ, टीका, टीका मतलब क्या होता है पता है आपको? टीका ऐसा नहीं होता कि जैसे भाई अभी आ सकते में टीका लगा दे मत्थे पे। टीका आपके इंजेक्शन को टीका बोलते हैं, याद रखियो। ठीक है, टीका जो होता है मेडिकल की फॉर्म में, इंजेक्शन को टीका बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोरोना का इंजेक्शन लगा है ना, तो कोरोना के जो इंजेक्शन थे उनको टीका बोलते हैं। ठीक है, याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार है टिम बर्नर्स ली ने किया था। मतलब डब्लू डब्लू एंड डब्लू, तो डब्लू 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 का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। किसने की थी इसी खोज? टिम बर्नर्स ली। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं पर एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं, जो आपने इंटरनेट सुना होगा, इंटरनेट, INTER नेट, इंटरनेट, इंटरनेट का मतलब होता है, देखो INT का मतलब होता है इंटरनेशनल। ठीक है, क्या होता है? इंटरनेशनल। और जो NET नेट है इसका मतलब नेटवर्क। तो इंटरनेट क्या है? ये इंटरनेशनल नेटवर्क है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारी चीज़ों को जोड़ता है। ठीक है, यहीं से हमारा आता है लैन, LAN, लैन। लैन का मतलब क्या हो? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है बेटा? लोकल एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क, ये आपका लैन होता है। ठीक है, उसके बाद होता है मैन, MAN, मैन। मतलब ऐसा समझ लीजिए, लैन क्या होता है? जैसे आप किसी गांव में रहते हैं, जैसे मेरा गांव है, तो मेरे गांव में जो जो मेरे गांव में लाइन होती है, एक गांव में इंटरनेट की सुविधा को क्या बोलते हैं? लैन बोलते हैं। ठीक है, एक गांव में इंटरनेट की सुविधा को क्या कहते हैं हम? लैन। मैन क्या होता है? मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन। क्या होता है बेटा? मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, पॉलिटन नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है? एरिया नेटवर्क। ठीक है, जैसे बड़ौत में, जैसे बड़ौत में या बागपत शहर में, ठीक है, इंटरनेट की सुविधा को हम क्या बोलते हैं बेटा? MAN, मैन बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन हो गया। उसके बाद होता है वैन, WAN, वैन। वैन मतलब होता है वर्ल्ड एरिया, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। और आपका जो इंटरनेट है, इंटरनेशनल नेटवर्क, वो वैन का ही एक रूप हैगा। ठीक है, चलो। उत्तर कोरिया की स्थापना, उत्तर कोरिया की स्थापना 9 दिसंबर 1948 को हुई थी। तो उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। जबकि उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या बेटा? प्योंगयांग। क्या है? प्योंगयांग। ये उत्तर कोरिया है, और उत्तर कोरिया की राजधानी क्या? प्योंग यांग है, प्योंग यांग है, प्योंग यांग है। ठीक है बेटा, याद रखियो, क्या है? प्योंग यांग है। ठीक है, दक्षिण कोरिया क्या है? सियोल है। दक्षिण कोरिया क्या है? सियोल है। और जो उत्तरी कोरिया है बेटा, इसकी अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था है। ये ना तो किसी देश से व्यापार करता, ठीक है, ना तो किसी देश को व्यापार करने देता अपने देश में, और ना किसी दूसरे देश में जाकर व्यापार करता। तो इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो क्लोज इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था है। जब मैंने आपको अर्थव्यवस्था पढ़ाई थी तो उसमें मैंने चीज़ें लिखवाई थी आपको। ठीक है, आगे चलो। त्वचा की औसत मोटाई बेटा 2 से 3 mm होती है। त्वचा की जो औसत मोटाई होती है 2 से 3 mm होती है। हमारी त्वचा का जो रंग होता है वो मेलानिन के कारण होता है, और मेलानिन ही जो है सूर्य की किरणों को विटामिन D में कन्वर्ट करता है। ठीक है, याद रखियो। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी, याद रखियो। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में, क्योंकि 1991 में जो है USSR का विघटन हो गया था और 14 नए देश बने थे। नेक्स्ट, गूगल की पैतृक कंपनी का नाम अल्फ़ाबेट है। जो गूगल की पेरेंट कंपनी है उसका नाम क्या? अल्फ़ाबेट है। तो गूगल की पैतृक कंपनी का नाम क्या बेटा? अल्फ़ाबेट है। नेक्स्ट, अननोन इंडियन नामक पुस्तक को नीरद सी चौधरी ने लिखा। अननोन इंडियन, ठीक है, अननोन इंडियन यानी अज्ञात भारतीय, जो एक किताब है, यह किसने लिखी? नीरज, नीरद, नीरद सी चौधरी, नीरद सी चौधरी ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है बेटा? आर्यभट्ट है। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट है। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या? आर्यभट्ट है। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है बेटा? आर्यभट्ट है।
फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस थे। अभी बताना मैंने, देखो थोड़ी देर पहले ही 1939 में एक अपनी पार्टी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, उसे नाम क्या दिया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको मैं। देखो 1938 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन का नाम था त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरा अधिवेशन है, त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है। तो ये त्रिपुरी अधिवेशन था, इसका चेयरमैन कौन बना था? इसका चेयरमैन या अध्यक्ष बना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्यों बना था? क्योंकि इस अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी ने पट्टाभी सिद्धरमैया को सुभाष चंद्र बोस के सामने उतार दिया। उतारने के बाद में इनके बीच में मनमुटाव हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। देने के बाद में 1939 में अपनी पार्टी बनाई, नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो जब इस्तीफा दे दिया सुभाष चंद्र बोस ने बेटा, तो उसके बाद में कांग्रेस के जो चेयरमैन बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, याद रखियो। चलो आगे देखती है। इंडियन स्ट्रगल जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। तो इंडियन स्ट्रगल जो किताब है ये सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। तिरुमाला मंदिर वेंकटाद्रि पर्वत का हिस्सा है। जो तिरुमाला मंदिर है वो वेंकटाद्रि पर्वत का हिस्सा है। बरदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट से बना हुआ है, इम्पोर्टेंट है। बरदेश्वर मंदिर को राजा राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जो चोल वंश में बना था, ठीक है। कब बना था? चोल वंश में, याद रखियो। तो बरदेश्वर मंदिर जो है ये ग्रेनाइट से बना है, और बरदेश्वर मंदिर जो है इसे राजा राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, और इसका निर्माण जो चोल वंश में हुआ था, चोल डायनेस्टी में हुआ था, याद रखियो, ठीक है। और जो चोल थे इनके पास ही सबसे पहले क्या थी? नौसेना थी। क्या थी बेटा? नौसेना थी, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बेटा? गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बेटा? गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, याद रखियो। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बेटा? गुरु शिखर है, याद रखियो। कौन सी है? गुरु शिखर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, याद रखो, ठीक है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। आगे देखो, देखो बेटा सारे ही क्वेश्चन आपके ओरिजिनल है, पेपर में आए हुए हैं, और उम्मीद करता हूँ बेटा आप इन्हें ज़रूर देखें, ठीक है। और ये क्लास आज बन रही है आपकी 5 फरवरी को, याद रखियो, 5 फरवरी को बन रही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सभी छात्र बेटे ध्यान से देखिएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके स्टेशन मास्टर के पेपर में आ रहे 6 अप्रैल 2016 को, ठीक है। बिल्कुल लेटेस्ट है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और ये आपके जीडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यूपी पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था बेटा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। पहले से पेनिसिलिन क्या होती है? एक एंटीबायोटिक होती है। क्या होती है बेटा? एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, बायोटिक होती है, एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, ठीक है। चलिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वेली अंतर्राष्ट्रीय पार्क क्रॉसफोर्ड स्कॉटलैंड में है। वेली अंतर्राष्ट्रीय जो पार्क होगा, वेली नाम का अंतर्राष्ट्रीय पार्क है, कहाँ पर? स्कॉटलैंड में। तो वेली अंतर्राष्ट्रीय जो पार्क है बेटा ये क्रॉसफोर्ड स्कॉटलैंड में है, याद रखियो। तो स्कॉटलैंड क्या है? स्कॉटलैंड एक देश का नाम होगा। क्या है बेटा? स्कॉटलैंड देश का नाम है, ठीक है। चलो, पपीते का पीला कलर फ्लेवोनाइड्स, पपीते का जो पीला कलर है फ्लेवोनोइड्स, फ्लेवोनोइड्स के कारण होता है। पपीते का पीला कलर फ्लेवोनोइड्स के कारण होता है, याद रखियो। बस ये याद रखो, तुम पपीता 25 रुपये किलो रहा फिलहाल, ठीक है। चलो, भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। कौन थे बेटा? गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखियो। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे।
यूपीएस का अर्थ होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आपने देखो कि अगर आपके पास लैपटॉप है, प्रिंटर है, या आपके पास बड़ा डेस्कटॉप सिस्टम होगा, तो उसमें एक यूपीएस आता है। तो यूपीएस का अर्थ ये होता है कि अगर गांव में घरों में आप कंप्यूटर रख रहे हैं, आपके पास यूपीएस है, अचानक लाइट आपकी भाग जाए, तो 10-5 मिनट जो है वो कंप्यूटर को मतलब जो है चलता रहता है, जिससे कि कंप्यूटर में जो है झटका ना लगे बिल्कुल भी, नहीं तो उसकी विंडो उड़ जाएगी। क्या उड़ जाएगी? विंडो। ठीक है। तो यूपीएस का अर्थ क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी बिजली भागने के बाद में ये कंप्यूटर को जो है 5 से 10 मिनट के नाम की क्या देता है? बिजली देता रहता है। ठीक है। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे? वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में, याद रखियो। कहाँ पर है? वाराणसी में है। ठीक है। चलो आगे देखिए, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, शांत घाटी केरल में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, शांत घाटी केरल में है। ठीक है। पलासी का युद्ध 1757 में भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था, पश्चिम बंगाल में नादिया जिले में पलासी नामक स्थान पर, जो कि भागीरथी नदी के किनारे पर है। ठीक है। तो भागीरथी नदी जो है, भागीरथी के नाम से पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में जानी जाती है गंगा नदी। ठीक है। और इसी पर कौन सा डैम है? फरक्का डैम होगा, याद रखियो। विश्व की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी? एलिजाबेथ एलिजाबेथ बलेवेल थी। विश्व की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी? एलिजाबेथ बलेवेल थी। तो दुनिया की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? एलिजाबेथ बलेवेल। ठीक है। नेक्स्ट, नेत्र गोलक में 6 मांसपेशियां होती है। क्या होती है बेटा? नेत्र गोलक में 6 मांसपेशियां होती है। ठीक है, याद रखना। नेत्र गोलक में 6 मांसपेशियां होती है, याद रखना। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है बेटा? टेबल टेनिस है, याद रखो। चीन, चीन की असी की तसी। ओके, देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका, नेत्र गोलक में 6 मांसपेशी होती है। कितनी हुए? 6 मांसपेशी होती है। नेक्स्ट है, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। क्या है बेटा? टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस है, याद रखियो। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है। रेनी बी जो है चीन की मुद्रा का नाम है। क्या है? रेनी बी है। रेनी बी है, याद रखियो। ठीक है। चलो, और चाइना की जो भाषा है वो क्या? मंदारिन है। मंदारिन, मंदारिन। ठीक है, याद रखियो। चाइना की भाषा क्या? मंदारिन है। ठीक है। चलो, आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी एंड्रोमेडा है। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी जो है एंड्रोमेडा है। क्या है? एंड्रोमेडा है। ठीक है, याद रखियो। नेक्स्ट है, साउथ अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या? रैंड है। ठीक है, रैंड है, रैंड। तो साउथ अफ्रीका की जो मुद्रा है बेटा, उसका नाम क्या? रैंड है, याद रखियो। नेक्स्ट, पोलो के खेल में एक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं। जो पोलो का गेम होता है उसके एक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं, याद रखियो। कितने खिलाड़ी हो बेटा? 4 खिलाड़ी। तो पोलो के एक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली के जंतर मंतर को महाराजा जयसिंह सेकंड ने बनवाया था। दिल्ली के जंतर मंतर को महाराजा जयसिंह सेकंड ने बनवाया था। किसने बनवाया था? महाराजा जयसिंह सेकंड ने बनवाया था। दिल्ली के जंतर मंतर को महाराजा जयसिंह सेकंड ने बनवाया था। ठीक है, याद रखियो। आरआरबी एएसएम परीक्षा 7/4/2016। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है बेटा? बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है बेटा? बेसबॉल है, याद रखियो। ठीक है। जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था। तो जड़त्व क्या होता है? कोई भी पदार्थ अपनी पहली अवस्था में यानी मूल पोजीशन में रहने की कोशिश करता है, तो उस टेंडेंसी को उस पदार्थ की क्या कहते हैं? इनर्शिया बोलते हैं या जड़त्व बोलते हैं। ठीक है। जैसे किसी पेड़ पर कोई भी जो फल होता है वो पेड़ पर लगा रहना पसंद करता, नहीं कि टूटना। ठीक है। तो कोई भी फल टूटना पसंद नहीं करता, वो पेड़ पर लग रहा है इसलिए लगा रहना ही पसंद करता है। लेकिन जब हवा का झोंका आता है
यानी एक्सटर्नल जो फोर्स उस पर लगता है तो उसके कारण टूट जाता है। ठीक है, तो एक ऐसी टेंडेंसी किसी भी पदार्थ की जिसके कारण जिसके कारण वह पदार्थ अपनी मूल पोजीशन में रहने की कोशिश करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। नेक्स्ट है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कंपाइलर बदलता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन बदलता है, कंपाइलर बदलता है। हिग बोसोन गॉड पार्टिकल कहलाता है। हिग बोसोन क्या कहलाता है, गॉड पार्टिकल। हिग बोसोन क्या कहलाता है, गॉड पार्टिकल। हिग बोसोन क्या कहलाता है, गॉड पार्टिकल। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी लंदन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। तो दादा भाई जो नौरोजी था ये लंदन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था। ठीक है, काड़ा आदमी था तो बिल्कुल। तो इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कांग्रेस के सबसे ज़्यादा बार चेयरमैन रहे दादा भाई नौरोजी, याद रखियो। ठीक है, उसके बाद में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल नामक इनकी किताब है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। और भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और इसने सबसे पहले जो है नित्यानंदन का सिद्धांत या बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था, यानी इसने बताया था कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के पैसे को इंग्लैंड में ले जा रही है। ठीक है, याद रखियो। चलो, बहुत सारी चीज़ बता दी। ISI का विस्तारित रूप है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। पीडीमियोलॉजी, पीडीमियोलॉजी में महामारी का अध्ययन किया जाता है। पीडीमियोलॉजी में क्या किया जाता है बेटा, महामारी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन हुआ है, अध्ययन हुआ है महामारी का। तो पीडीमियोलॉजी में महामारी का अध्ययन किया जाता है, याद रखना। ठीक है, खार्तूम शहर नील नदी के तट पर स्थित है। खार्तूम जो शहर है ये नील नदी के तट पर स्थित है, याद रखना। खार्तूम शहर नील नदी के तट पर स्थित है, याद रखना। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक पुपुल जयकार है। जो इंदिरा गांधी थी हमारे देश के प्रधानमंत्री, आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। इमरजेंसी इनके शासनकाल में लगी थी, 42वां संशोधन इनके शासनकाल में होता, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक पुपुल जयकार है। ठीक है, चलिए, अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 343 के तहत जो है हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है क्योंकि भारत को राष्ट्रभाषा ही नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, क्योंकि हिंदी जो है भारत की राज्य की भाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, भारत की कोई भी आधिकारिक राष्ट्रभाषा नहीं है। तो आर्टिकल 343 के द्वारा जो है ना हिंदी को भारत की राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कौन सी भाषा का दिया गया है, राजकीय भाषा का। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। बड़े वाह, टीपू सुल्तान जो मस्जिद है ये कहाँ है, कोलकाता में है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर है बेटा, कोलकाता में है। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर है, कोलकाता में है। दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी क्या, सिलवासा है। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है बेटा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। P फॉर पोर्टेबल, D फॉर डॉक्यूमेंट, F फॉर फॉर्मेट। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट मतलब डॉक्यूमेंट के एक ऐसा फॉर्मेट जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, भेज सकते हैं, उसे पीडीएफ बोलते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है, आमार सोनार बंगला, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में लिखा था, याद रखियो। आमार सोनार बंगला है। ठीक है, तो बांग्लादेश की जो भाषा है वो बंगाली है, याद रखियो। ठीक है, सबसे ज़्यादा बंगाली है वहाँ पर। और श्रीलंका की सिंहली या तमिल, बांग्ला हो गया। ठीक है, मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा फारसी है। मुगल साम्राज्य की जो आधिकारिक भाषा थी वो फारसी थी। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में है। खजुराहो मंदिर कहाँ पर है बेटा, मध्य प्रदेश राज्य में, याद रखियो। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा बीच में क्या जुगाड़ है। महारत्न कंपनी, देखो, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, स्थापना 14 अगस्त 1956, मुख्यालय देहरादून। तो ONGC का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, देहरादून में है। कहाँ पर है बेटा, देहरादून में। नेक्स्ट दूसरी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, स्थापना 1964 में। स्थापना 1964 में। नई दिल्ली में भाई हेड ऑफिस। तीसरी महारत्न कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 24 जनवरी 1973 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है।
तो सीएल का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है बेटा? नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखियो। अगला है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी, स्थापना 1975, मुख्यालय नई दिल्ली में। मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट भारतीय तेल निगम, भारतीय तेल निगम आईओसी, स्थापना 1964 में है। स्थापना 1964 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। कोल इंडिया लिमिटेड, स्थापना 1975 में, मुख्यालय कोलकाता में। मुख्यालय कोलकाता में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 1984 में है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है 8वां, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बीपीसीएल, स्थापना 77 में 1900, मुख्यालय बम्बई में है। नेक्स्ट बेटा 9वीं कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड पीजीसीएल, स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को, मुख्यालय नई दिल्ली। मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली। तो स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को ही, मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है। अगला है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्थापना 1974 में, मुख्यालय बम्बई में। हेड ऑफिस कहाँ पर है? बम्बई में। नेक्स्ट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड पीएफसीएल, पीएफसीएल, स्थापना 1986 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। ग्रामीण विद्युतकरण कॉरपोरेशन 1969 में, स्थापना नई दिल्ली में, हेड ऑफिस। अब है खिलाड़ियों की परिचित पुस्तकें। सनी डेज सुनील गावस्कर की किताब है। सनी डेज किसकी है? सुनील गावस्कर की, आत्मकथा पाओगे। ठीक है। तो सनी डेज है सुनील गावस्कर की। गोल्डन गर्ल पीटी उषा, पीटी उषा मतलब पिलावल कंडी थिक प्राम्बिल। तो सुनील गावस्कर एक क्रिकेटर थे, पीटी उषा एक एथलीट थी, रेसर है। ठीक है। और पीटी उषा जो है ये भारतीय ओलंपिक संघ की चेयरमैन है फिलहाल वर्तमान में। द गोल्डन एज इयान चैपल, चमत्कारी सचिन, लोकेश धानी, गोल मेजर ध्यानचंद। तो गोल यानी द गोल जो है मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। वनडे वंडर्स सुनील गावस्कर, क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव। तो क्रिकेट इज माई स्टाइल आत्मकथा किसकी? कपिल देव की। ठीक है बेटा। तो कंप्लीट एक सेट कर लिया हमने, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कवर करे हैं बेटा। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा, और आपसे ये भी उम्मीद है कि आप बड़े ध्यान से क्लास देख रहे होंगे। तो सभी छात्र सीरियस होकर क्लास देखिएगा। ठीक है। बड़ी इम्पोर्टेंट है और आपके पेपर के लिए आज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। तो सभी छात्र जो है बड़े प्यार से अगली क्लास में आइए जंप करके। आगे भी आपकी क्लास है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है। और डेली क्लास देखने के लिए रात के 8:30 बजे चैनल पर विजिट करें। ठीक है बेटा। चलिए।